हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि पूरा सेशन ध्यान से देखिए बिकॉज़ ये डिटेल्ड सेशन है, काफ़ी लंबा है। एक एक करके सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड तक देखिए, कुछ फैक्ट्स हैं जो इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ बट मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, तो वो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस हम मेजर करते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स में, जैसे कि नेशनल इनकम है, फूड है, पर कैपिटा इनकम है। जो एनुअली हम इसको मेजर करते हैं कितना ग्रोथ हुआ है, मतलब कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लास्ट ईयर से कितना इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, वो हम मेजर करते हैं, वेरिएबल्स मेजर करते हैं। उससे हमारा ग्रोथ पता चलता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक कंपनी है नेस्ले, उसने 100 चॉकलेट्स 2017 में प्रोड्यूस किए, वहीं 2018 में उसने 120 चॉकलेट्स प्रोड्यूस किए। तो यहाँ पे ग्रोथ हुआ है उसका इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर 20%। तो ये ग्रोथ पॉजिटिव है 20%। लेकिन अगर 2018 में 120 की जगह 90 होता तो उसका लॉस होता 10%। तो ग्रोथ रेट तो 10% होता लेकिन वो नेगेटिव होता। अब बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है, और ये इम्प्रूवमेंट दिखाता है लाइफ में। हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कैसे होता है? अगर बाकी पैरामीटर्स हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ भी इन्हांस होगी। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ईजिली विजिबल होगा, सबको विजिबल होगा। तो अगर बेटर एजुकेशन मिलती है, बेटर हेल्थ मिलती है, बेटर न्यूट्रिशन मिलती है, तो ये ना सिर्फ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करता है, लेकिन ये आपकी काम करने की कैपेसिटी भी बढ़ाता है, और वो अल्टीमेटली ना सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद है बल्कि नेशन के लिए भी फ़ायदेमंद है, और ये रिज़ल्ट करता है हायर इकोनॉमिक ग्रोथ में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और ये दिखाता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान दीजिए, शॉर्ट पीरियड में नहीं बल्कि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो हायर ग्रोथ भी होगा, लेकिन हायर इकोनॉमिक ग्रोथ है तो ये गारंटी नहीं देता कि हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्वल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये एग्जाम्पल दे के समझाया गया है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस। सपोज़ करिए दो फैमिलीज़ हैं, फैमिली ए और फैमिली बी। दोनों की मंथली इनकम सेम है 1000, और दोनों फैमिलीज़ के पास एक चाइल्ड है। फैमिली ए 500 स्पेंड करता है घर के खर्चों पे और 500 सेविंग्स करते हैं फ्यूचर नीड्स के लिए। वहीं फैमिली बी 500 स्पेंड करता है बच्चे की एजुकेशन पे और 500 घर के खर्चे पे स्पेंड कर देते हैं। तो इस केस में जो फैमिली बी है वो किस पे स्पेंड कर रहा है? डेवलपमेंट पे, जो कि ग्रोथ इंक्रीज करेगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फैमिली की इनकम भी बढ़ेगी जब बच्चा पढ़ने के बाद कमाना शुरू करेगा, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी। वहीं फैमिली ए में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो 500 रुपये फ्यूचर नीड्स के लिए बचा रहे हैं। अब अगर हम डिफरेंस देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो डिफरेंस ये ही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, वहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करते हैं हम बाय मेजरिंग इनकम, तो ये जीडीपी मेजर करता है, जीएनपी मेजर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। वहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं? बाय इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे कि हम पैरामीटर्स देखते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, सैनिटेशन, वाटर एट्सेट्रा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे मेजर होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए। यही मेन डिफरेंस था इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में। अब आते हैं हम पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, विच इज़ अनदर टॉपिक। पॉवर्टी की काफ़ी सारी डेफिनेशन है, लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन है ये है: पॉवर्टी इज़ अ स्टेट इन विच पीपल आर डिनाइड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एसेंशियल्स
to lead a minimum standard of life and well-being that's considered acceptable in society। कहने का मतलब है उस अवस्था को हम पॉवर्टी कहते हैं जब लोगों के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बिता सकें एक सोसाइटी में। दो तरीके की पॉवर्टी होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो कंडीशन है जब किसी इंसान के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो बेसिक लिविंग नीड्स का मिनिमम रिक्वायरमेंट भी पूरा कर सके। वहीं रिलेटिव पॉवर्टी वो कंडीशन है जब आप एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम कम है और आप एवरेज स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे। मिनिमम लेवल तो आप कंप्लीट कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो, लेकिन एवरेज स्टैंडर्ड आप नहीं हासिल कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन को कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक और टॉपिक है विच इज़ बीपीएल। ये कॉन्सेप्ट है बिलो पॉवर्टी लाइन का। इंडिया में एक थ्रेशोल्ड लाइन सेट की गई है, अगर उस लाइन के नीचे आप रहते हो तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हो। वो आपका बॉर्डर लाइन है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है बीपीएल को और एपीएल को। तो ये डिफ्रेंशिएशन होता है अकॉर्डिंग टू सी रंगराजन कमेटी, क्योंकि ये लेटेस्ट कमेटी है पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन देने वाली, इसलिए इस समय यही चल रही है। सी रंगराजन कमेटी ने ये कहा था अगर रूरल एरिया में किसी की कमाई 32 रुपीज़ पर डे से कम है तो वो बीपीएल में आता है। वहीं अर्बन एरिया में ये लिमिट 47 रुपीज़ पर डे है। अभी तक 4 कमिटीज़ आई हैं पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन देने के लिए। सबसे पहले आई थी अलाग कमेटी 1979 में, उसके बाद आई थी लकड़ावाला कमेटी 1993 में, उसके बाद आई थी तेंदुलकर कमेटी 2009 में, और उसके बाद आई है हमारी लेटेस्ट रंगराजन कमेटी इन 2012। इंडिया में पुअर को आइडेंटिफाई करने का जो काम है वो है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है वेदर यू आर पुअर और नॉट। पॉवर्टी एलिविएशन, एलिविएशन का मतलब होता है किसी चीज़ में रिडक्शन आना। ये कुछ हमारे फैक्ट्स हैं। 1994 से 2012 के बीच में पॉवर्टी काफ़ी तेज़ी से घटी थी और काफ़ी ज़्यादा घटी थी। लगभग आधी हो गई थी पॉवर्टी, 45% से 22% पे आ गई थी 1994 से 2012 के बीच में। और इस टाइम पीरियड में 133 मिलियन पीपल वर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। ये डेटा अभी रिसेंटली ही पब्लिश हुआ था। 2005 से 2012 के बीच में जो पॉवर्टी रिडक्शन की स्पीड थी वो 3 टाइम्स फास्टर थी। ये भी अभी रीसेंट डेटा है, अभी बीजेपी सरकार में ही आया था ये डेटा, रिसेंटली आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर में। इस पेस में 2011 में इंडिया की जो पॉवर्टी रिडक्शन की स्पीड थी वो 2011 पीपीपी में मैच कर गई थी। जो एवरेज रिडक्शन रेट था पॉवर्टी का पूरे वर्ल्ड में, उससे एक्सीड कर गया था इंडिया का रिडक्शन रेट। मतलब कि वर्ल्ड में जिस स्पीड से घट रहा था उससे ज़्यादा तेज़ी से इंडिया में पॉवर्टी घट रही थी। पॉवर्टी एलिविएशन को हम 3 तरीके से हासिल कर सकते हैं। पहला है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गवर्नमेंट स्कीम्स, तीसरा है गवर्नमेंट स्कीम्स जो प्रोवाइड करती हैं बेसिक एमिनिटीज़। रैपिड ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या होता है, इसमें जीडीपी इंक्रीज़ होता है और ये रिजल्ट करता है इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ पुअर बाय प्रोवाइडिंग देम बेटर अपॉर्चुनिटी। इस कंडीशन को हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी कहते हैं, जहाँ पे अगर टॉप टियर सक्सेसफुल होगा तो वो हेल्प करेगा लोअर लेवल पे, यानी कि बॉटम टियर पे जो लोग रहते हैं उनकी कंडीशन इम्प्रूव करने में। इसका आप एग्जांपल ये समझ लीजिए कि आपके फादर हैं, उनका प्रमोशन हुआ, उनकी सैलरी इंक्रीज़ हुई, तो साथ ही साथ में बच्चों की पॉकेट मनी भी इम्प्रूव होती है, मतलब कि इंक्रीज़ कर जाती है। उसी तरह से इकनॉमी में भी होता है। अगर कोई कंपनी है, अगर वो कुछ प्रॉफिट कमा रही है लेकिन उसका प्रॉफिट सडनली सब्सटैंशियल अमाउंट से इंक्रीज़ कर जाता है, तो उसका कुछ फ़ायदा उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ बोनस। फिर सेकंड है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लाती रहती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए।
सबसे पहले गवर्नमेंट लेके आई थी 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसका एम था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना रूरल यूथ को। फिर 1999 में आई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसमें बीपीएल फैमिलीज़ को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था सेल्फ हेल्प ग्रुप में बैंक क्रेडिट और सब्सिडी के थ्रू। उसके बाद आया मनरेगा 2005 में, और ये अभी तक सक्सेसफुली चल रहा है। ये लार्जेस्ट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है पूरे विश्व में। थर्ड इज़ गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप। यहीं हम फोर्थ पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये डायरेक्टली बेनिफिट होल्डर के अकाउंट में चले जाता है, बीच में कोई भी ब्रोकर नहीं होता है। इससे टाइम की भी बचत होती है, वहीं बीच में जो कुछ दुष्ट लोग होते हैं बीच में खा लेते हैं, वो खा भी नहीं पाते हैं। गवर्नमेंट ने पीडीएस और एफसीआई को भी एस्टैब्लिश किया ताकि इंश्योर किया जा सके फूड सिक्योरिटी पुअर पीपल के लिए। वहीं गवर्नमेंट ने एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस की फार्मर्स के लिए, जो कि उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। एमएसपी हर फिस्कल ईयर में, हर फाइनेंशियल ईयर में रिवाइज होती है एज पर द इन्फ्लेशन। वर्ल्ड बैंक का जो एम है पॉवर्टी एलिविएशन का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये मेंशन है कि 2030 तक पॉवर्टी को हमने पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है। तो वर्ल्ड बैंक एसोसिएशन है पॉवर्टी एलिविएशन से, और उसने कुछ रिडक्शन के लिए सजेस्ट किए हैं स्टेप्स, जो कि हैं एक्सेलरेटिंग रूरल पॉवर्टी रिडक्शन, यानी कि गाँव में पॉवर्टी रिडक्शन का काम तेज़ी से चले। वहीं क्रिएटिंग बेटर एंड मोर जॉब्स, ज़्यादा और बेहतर जॉब क्रिएट किए जाएं। फोकस किया जाए वुमेन पे और शेड्यूल्ड ट्राइब पे। ज़्यादा बेहतर लोकेशंस बनाई जाएं, क्योंकि ये माना जाता है कि जहाँ पे हम रहते हैं वो जगह हमारी लाइफ को शेप करती है, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है उसका हमारे जीवन पर। इम्प्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम फॉर द पुअर। फिर कुछ मेजर्स हैं, मेजरिंग पॉवर्टी के कुछ इंडेक्सेस हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। दस पॉवर्टी जो है एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, जो कि काफ़ी सारे सोशल प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है। पॉवर्टी एलिविएशन हर गवर्नमेंट के लिए हमेशा प्रायोरिटी पे रहा है और आगे भी रहेगा जब तक कम नहीं हो जाता। कुछ और डेटा है ये इंडिया के कंटेक्स्ट में। इंडिया की जो 62% से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज ग्रुप में आती है 15 टू 59 ईयर्स के बीच में। वहीं 54% से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की 25 साल से नीचे है, जिसकी वजह से इंडिया को डेमोग्राफिक एडवांटेज मिल जाता है अदर इकोनॉमीज़ के कंपैरिजन में। एवरेज एज जो इंडिया की है 2020 में वो 29 ईयर्स है, और अगले 20 साल में जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में लेबर फोर्स में कमी आने का डेटा सामने आया है, 4% से डिक्लाइन होगा, वहीं इंडिया में ये 32% से इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जो इंडिया की एवरेज एज है ना इस समय, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है 54%, वो 25 ईयर्स के नीचे है। तो आगे आने वाले 20 साल में इंडिया को काफ़ी एडवांटेज है इन कंपैरिजन टू अदर इकोनॉमीज़। लेकिन इंडिया की जो मेजॉरिटी पीपल हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी वल्नरेबल हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, एक तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस होती हैं, वो अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंस, देयर ओन प्रॉफिट एंड लॉस, वो लोगों को निकालते रहते हैं। वो इतनी सुविधा नहीं देते जितना गवर्नमेंट देता है, और जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, इसलिए लोग गवर्नमेंट सेक्टर ही प्रेफर करते हैं। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी जॉब है नहीं, और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, वहाँ पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता भी है, लेकिन फ्रिक्वेंटली उन्हें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो एक जगह ज़्यादा टिकते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें निकाल दिया जाता है। इसलिए काफ़ी वल्नरेबल है इंडियन पॉपुलेशन।
डोमेस्टिक प्रॉस्पेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट के आज के समय पे वो काफ़ी ब्लीक है, काफ़ी धुंधले हैं और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 2019 में ही इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा था, 5.36% था, लेकिन कोविड ने इसको और ख़राब कर दिया है। जहां मार्च 2020 में 8.75% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो मई 1 तक आते आते 27.1% हो गया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो काफ़ी ख़राब सिचुएशन हो गई है इस समय और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और ये गवर्नमेंट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होगा लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकालना है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट देना। जो हमारे मेजर सोर्सेज हैं ऑफिशियल डेटा के एम्प्लॉयमेंट में, वो है एनएसएसओ यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंसस ऑफ इंडिया और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, स्कीम्स लेके आए हैं, उस पर स्पेंड किया है ताकि एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। उसमें से कुछ हैं प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मिनिस्ट्री रन करती है। दूसरा मनरेगा, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। तीसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रन करता है। देन दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, which is run by Ministry of Housing and Urban Affairs. Then comes प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि गवर्नमेंट ने इनिशिएट की थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेट करने के लिए। इस स्कीम के तहत कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है 10 लाख तक का स्मॉल और माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेस को और इंडिविजुअल्स को। फिर है प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का इनिशिएटिव है, 2016-17 में यह आया था। इसके तहत एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव देते थे वो इन दी फॉर्म ऑफ ईपीएस 12% देते थे या फिर जितना भी एडमिसिबल होता था एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन पे उतना, ताकि एम्प्लॉयर्स को वो अट्रैक्ट कर सकें। फिर स्किल इंडिया मिशन, इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में इम्प्लीमेंट किया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसका नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये 2016 से 2020 के लिए इम्प्लीमेंट की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव था कि 1 करोड़ लोगों को कुछ स्किल प्रोवाइड की जा सके। कुछ इश्यूज़ हैं इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले वक्त में इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मॉडर्नाइजेशन, रिड्यूसिंग मैनुअल लेबर, आजकल टेक्नोलॉजी कम बढ़ती जा रही है, मतलब कि इम्प्रूव होती जा रही है, रोज़ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है जिसकी वजह से मैनुअल लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस वजह से भी एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए कुछ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसके बाद है लैक ऑफ एडिक्वेट फंड एलोकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए फ़ंड भी नहीं है एडिक्वेट। फिर है स्किल्ड लेबर की कमी, मतलब कि जो जॉब है उसके लिए जो पर्टिकुलर स्किल सेट रिक्वायर्ड है उस स्किल सेट के लोग नहीं हैं हमारे पास कि हम वो पर्टिकुलर जॉब उनको ऑफर कर सकें। फिर है हाईली एजुकेटेड तो हैं इंसान लेकिन उनके पास स्किल नहीं है कोई, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। फिर जब हम चाइना से कंपेयर करते हैं, जो कि चाइना हमसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, इंडिया लैक करता है चाइना से क्योंकि इंडिया के पास स्किल्ड लेबर नहीं है, जिस वजह से उसकी कंपीटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस कम होती है और उसको नुकसान उठाना पड़ता है ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स में। इन सब को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नीड्स टू टेक अ पेस इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया मीट्स इट्स सेल्फ डेवलपमेंट गोल एंड दस कम आउट ऑफ पॉवर्टी। इन सब को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेने होंगे, कुछ इंक्रीज़ करना होगा अपने मेजर्स में, ताकि जो इंडिया का गोल है 2030 तक पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, इंडिया उसको अचीव कर सके। तो आज के सेशन में बस इतना ही था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।